गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बेसिक्स यूजीसी नेट जेआरएफ के बारे में। प्रीवियस वीडियो में जैसा आपको मैंने बताया था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें यूजीसी नेट के बारे में बेसिक चीज़ें नहीं पता है एंड वो प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, बट डिटेल्स उन्हें नहीं पता है कैसे क्या करना है या क्या होता है। बहुत को तो ये भी नहीं पता है कि यूजीसी नेट क्या होता है। आज मैं ये वीडियो उन्हीं के लिए लेके आई हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो व्हाट इज़ यूजीसी नेट जेआरएफ? तो यूजीसी नेट जेआरएफ एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि कंडक्ट किया जाता है एनटीए के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए। तो आप इससे ये समझ जाइए कि अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो, एलिजिबल हो जाते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो जब जेआरएफ क्वालिफाई हो जाते हो। ये 83 सब्जेक्ट्स में कंडक्ट किया जाता है। पहले 2021 तक ये 81 सब्जेक्ट्स में ही कंडक्ट किया जाता था। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न होगा कि यूजीसी नेट अलग है या जेआरएफ अलग एग्ज़ाम्स है, मतलब दो अलग अलग एग्ज़ाम है क्या यूजीसी नेट या जेआरएफ? तो उनकी डाउट क्लियर करने के लिए ये नेक्स्ट स्लाइड है। नेट एंड जेआरएफ की जो एग्ज़ाम होती है वो एक ही एग्ज़ाम है, कोई सेपरेट एग्ज़ाम नहीं है। बस डिफरेंस इतना सा होता है कि दोनों की परसेंटाइज जो होती है या परसेंटेज जो होती है वो डिफरेंट होती है। जो नेट की परसेंटेज जाती है वो थोड़ी लो जाती है एंड जेआरएफ की उससे थोड़ी ज़्यादा जाती है। सपोज़ अगर मान लो कि आपको 100% में से नेट की अगर आपकी परसेंटेज गई हुई है 94%, तो वही आपकी जेआरएफ की जो जाएगी वो 99% जाएगी। मतलब जो स्टूडेंट 94% लाएंगे वो सिर्फ नेट क्वालिफाई होंगे, बट अगर कोई स्टूडेंट जो 99% ला रहे हैं तो वो दोनों क्वालिफाई कर जाएंगे, नेट एंड जेआरएफ। मतलब वो असिस्टेंट प्रोफेसर होते के साथ ही वो जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। ये तो एग्ज़ाम के बारे में था, बट और भी डिफरेंसेस हैं नेट एंड जेआरएफ की। तो ये कुछ डिफरेंसेस मैं आपको बताऊंगी। ये तो एग्ज़ाम के बारे में था, बट और भी डिफरेंसेस हैं नेट एंड जेआरएफ की। तो ये कुछ डिफरेंसेस मैं आपको बताऊंगी। अगर आप सिर्फ नेट क्वालिफाई करके पीएचडी में जाते हो तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाता है, बट अगर आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप आप क्वालिफाई कर जाते हो, मतलब जेआरएफ अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको पीएचडी करने के लिए एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। एंड ये स्कॉलरशिप आपको मैक्सिमम पीरियड 5 इयर्स के लिए ही मिलता है, जिसमें जो फर्स्ट 2 इयर्स है वो आप जूनियर फेलो के हिसाब से, मतलब जूनियर फेलो के अकॉर्डिंग आपको 31,000 पर मंथ मिलता है रिसर्च करने के लिए, अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो तभी। एंड आफ्टर 2 इयर्स जो ड्यूरेशन रहता है रिमेनिंग, उसमें आप सीनियर रिसर्च फेलो होके, मतलब सीनियर रिसर्च फेलो बन के आप 35,000 पर मंथ आपको मिलता है रिसर्च करने के लिए। और ये समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि आप जेआरएफ क्वालिफाई करके आप अपने घर पे बैठे हो एंड आपने एडमिशन नहीं लिया है पीएचडी के लिए तो भी आपको ये मिलेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक आप पीएचडी में एडमिशन नहीं ले लेते हो तो ये जो अमाउंट है वो आपको नहीं मिलेगा, ये अमाउंट आपको रिसर्च करने के लिए मिलता है। ये थी बेसिक जो डिफरेंस है नेट एंड जेआरएफ की। नाउ बेसिक क्वेश्चन जो कि जनरली पूछते हैं स्टूडेंट्स कि अप्लाई कैसे करना है एग्ज़ाम में, या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन अप्लाई कर सकते हैं, कितने अटैम्प्ट दे सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि नेट के लिए वही लोग एलिजिबल हैं जिन्होंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया हुआ है 55% मिनिमम एग्रीगेट से, एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए ये है 50
परसेंट मार्क्स, तो आपका मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए। देन एज लिमिट क्या है, तो जेआरएफ के लिए आपकी एज लिमिट 31 ईयर्स होनी चाहिए। उससे अबव अगर है तो वो आप जेआरएफ के लिए एग्ज़ाम नहीं अप्लाई नहीं कर सकते हो। हाँ, कुछ रिजर्वेशंस के लिए है, अलग छूट दी हुई है, बट इन जनरल अगर आप देखो तो जेआरएफ के लिए आप 31 ईयर्स से अबव अप्लाई नहीं कर सकते हो। बट असिस्टेंट प्रोफेसर विच मीन्स सिर्फ नेट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप अपने मास्टर्स के बाद कभी भी अप्लाई कर सकते हो। अटेम्प्ट्स की बात करें तो जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए कोई भी लिमिट नहीं किया गया है अटेम्प्ट्स पे, आप कितने भी अटेम्प्ट्स ले सकते हो। ये तो हो गई कौन एलिजिबल है। अब नेक्स्ट कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसे रहती है। अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आपको एग्ज़ाम के बारे में पहले जानना ज़रूरी है। तो एग्ज़ाम की जो लेवल है वो नेशनल लेवल की एग्ज़ाम है, मीन्स अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो ऑल ओवर इंडिया में आप एलिजिबल हो जाओगे। फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब कितनी बार एग्ज़ाम होती है, तो ये 2 बार होती है ईयर में, एक जून सेशन होता है, एक दिसंबर सेशन होता है। और एग्ज़ाम होता है सीबीटी मोड में ऑनलाइन। 3 आवर की एग्ज़ाम होती है, इसमें आपको दो पेपर मिलते हैं 100 मार्क्स की। फर्स्ट जो 100 मार्क्स की पेपर रहती है उसमें 50 क्वेश्चंस रहते हैं, एंड सेकंड जो पेपर रहती है वो 100 क्वेश्चंस रहते हैं। फर्स्ट पेपर जो है वो आपका कॉमन पेपर रहता है, ये सब सारे सब्जेक्ट्स के लिए सेम रहता है, जनरल पेपर है। एंड पेपर 2 जो है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, मतलब अगर आप कॉमर्स से दे रहे हो तो कॉमर्स से रिलेटेड रहेगा, मैनेजमेंट से तो मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस तो पॉलिटिकल साइंस से। इसमें 50 क्वेश्चंस रहते हैं जनरल में, एंड जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं। सो हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, आपका टोटल 150 क्वेश्चंस रहते हैं, 2 मार्क्स का होता है। सो ओवरऑल जो आपका मार्क्स रहता है वो 300 का रहता है। क्वेश्चंस जो रहते हैं वो एमसीक्यू टाइप रहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं। और इसमें भी यही है, नो लिमिट है, मतलब अटेम्प्ट्स पे कोई लिमिट नहीं है। आप कोई भी अटेम्प्ट, जैसे आपने जून में दिया है तो अगर आपका क्वालिफाई नहीं हुआ तो आप नेक्स्ट बारी दिसंबर में भी आप अप्लाई दे सकते हो। मान लीजिए अगर किसी ने क्वालिफाई कर लिया हो बट उनकी रैंक अच्छी नहीं आई हो या परसेंटाइल अच्छी उतनी नहीं आई हो, आपको और चाहिए, या फिर नेट क्वालिफाई हो गया हो, जीआरएफ नहीं हो पाया हो, तो आप दोबारा भी एग्ज़ाम दे सकते हो। एंड जो आप पहले एग्ज़ाम दिए हो उसकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी आपकी रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप दूसरा अटैम्प्ट ले रहे हो तो आपकी सर्टिफिकेट की अब कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वैसा नहीं है। आप अपने परसेंटेज ठीक कर सकते हो बाय गिविंग एग्ज़ाम्स अगेन एंड अगेन। तो नेट अगर क्वालिफाई कर लिए हो तो नेक्स्ट बार एग्ज़ाम देने के बाद अगर जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है तो वो सर्टिफिकेट भी आपकी वैलिड हो जाएगी। हाँ, बस एक चीज़ ध्यान रखना है, जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें ऑप्शन रहता है कि आप नेट के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो, देना चाहते हो, या फिर जेआरएफ के लिए। तो आपको उसमें दोनों में आपको टिक करना है, मतलब दोनों को चूज़ करना है, बोथ के लिए। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ नेट पे टिक करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है बस वो नेट ही क्वालिफाई कर सकते हैं। बट अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आपका दोनों क्वालिफाई हो सकता है। एंड मान लीजिए अगर आपने उस टाइम पे फॉर्म फिलअप के टाइम पे टिक नहीं किया बोथ पे, तो अगर आपके परसेंटेज जेआरएफ जैसे भी रही फिर भी आप क्वालिफाई नहीं होगे जेआरएफ के लिए, क्योंकि आपने अप्लाई ही नहीं किया। सो ये कीप दिस इन माइंड कि आपको दोनों को चूज़ करना है, तभी आप क्वालिफाई अगर होते हो तो आपके क्वालिफाइड आप कहलाओगे। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका सिलेबस। तो सिलेबस मैंने सिर्फ फर्स्ट पेपर की दी है, क्योंकि सेकंड पेपर सबका अलग अलग होता है एंड आप ये डाउनलोड कर सकते हो, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाती है इजीली, जो भी सब्जेक्ट है आपका। पेपर 1 में सबकी कॉमन रहती है, इसलिए यहाँ पे 10 यूनिट्स है, मतलब 10 सब्जेक्ट्स आप इसको कह सकते हो। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग,
डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन सिस्टम। ये आपकी 10 सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिल जाती है। ये भी आपको पीडीएफ जब आप डाउनलोड करोगे तो इसमें भी आपको यूजीसी नेट की साइट से आपको मिल जाएगी इसकी सिलेबस। ये पेपर 1 सबका कॉमन रहता है, 50 क्वेश्चंस रहते हैं और सबको देना है। एंड पेपर 2 भी सबका अपना सब्जेक्ट वाइज होता है, तो ये भी आपका एक ही सिटिंग में आपको दोनों देना है। और ऐसा नहीं है कि 3 आवर्स जो आपको मिल रहे हैं उसमें से फर्स्ट आवर ये मिलेगा आपको, फिर 2 आवर्स बाद में ये मिलेगा, वैसा नहीं है। आप चाहो तो स्विच कर सकते हो, पहले फर्स्ट पेपर बना सकते हो, फिर सेकेंड पेपर फिर आप अटेम्प्ट कर सकते हो, या सेकेंड पेपर पहले कर सकते हो फिर फर्स्ट पेपर कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको अटेम्प्ट करना चाहते हो। नेक्स्ट है कौन क्वालिफाई करता है एग्जाम को। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए थे स्टूडेंट के कि वो कंफ्यूज है कि किस तरह का मतलब क्राइटेरिया क्या रहता है, पास कैसे होते हैं या कितना मार्क्स लाना पड़ता है। तो उसके लिए उनके लिए ये क्वेश्चंस मैंने इसमें डाला है। सो जो पासिंग कैटेगरी रहती है वो डिफरेंट रहती है सबके लिए। मतलब मान लीजिए आप जनरल से बिलोंग करते हो या ओबीसी से या एससी से एसटी से, मतलब जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो सारे कैटेगरी की जो परसेंटेज है या परसेंटाइल है वो डिफरेंट जाती है। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो पासिंग मार्क्स है, इसमें आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि इसमें 2 तरह से चूज किया जाता है। किस तरह से? तो 2 तरह से इसमें आपको चूज किया जाएगा, 2 तरह से आपको यहाँ पे चूज किया जाएगा। फर्स्ट है आपका कि आपको पहले क्वालिफाई करने के लिए पासिंग मार्क्स लाना पड़ेगा, जो कि है जनरल के लिए 40% और रिजर्व कैटेगरीज के लिए है 35%। अब जो स्टूडेंट इसमें से क्वालिफाई हो जाएंगे इतना मार्क्स लाके, उनको अब सिलेक्ट हो जाएंगे नेक्स्ट राउंड के लिए। तो नेक्स्ट राउंड में क्या है? नेक्स्ट राउंड में क्या है कि नेक्स्ट राउंड में जो लोग क्वालिफाई होके आए हैं उसमें से अब कट ऑफ जारी किया जाता है। कट ऑफ जारी किया जाएगा। अब उस कट ऑफ को जो क्वालिफाई कर पाएंगे वही उनमें से सिलेक्ट हो पाएंगे सेकेंड राउंड में। मतलब फर्स्ट राउंड में आपको सिर्फ 40% टू 35% जो लाए हैं वही कैंडिडेट छट के आगे आ जाएंगे। उसके बाद उनमें से आपका जो कट ऑफ जारी किया जाएगा उस कट ऑफ के अंडर में जो जो क्वालिफाई होंगे बस उतने ही सिलेक्ट होते हैं। तो ओवरऑल जो नेट की यूजीसी नेट की ओवरऑल जो रिजल्ट आती है वो 6% है एंड जीआरएफ है 1% ओनली। एंड जो कट ऑफ आती है वो कैटेगरी वाइज आती है। मैं फिर बोल देती हूँ, जनरल के लिए अलग, ओबीसी के लिए अलग, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग, मतलब सारे कैटेगरीज की अलग अलग कट ऑफ होती है। उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। आप कट ऑफ लिस्ट भी मेरे पेज पे देख सकते हो, जाके चेक कर सकते हो। इस ईयर की भी जो एग्ज़ाम हुई थी प्रीवियस एग्ज़ाम उसकी भी चेक कर सकते हो। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कितना परसेंटेज लाना है या कितना परसेंटेज के लिए तैयारी करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कॉमर्स की बता सकती हूँ, जेआरएफ की जो परसेंटाइल जाती है वो 99 पॉइंट में ही जाती है जब भी जाती है। एंड आप परसेंटेज एंड परसेंटाइल में कंफ्यूज मत होइएगा, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। इस पे भी मैं एक वीडियो आपके लिए बना दूंगी। इन शॉर्ट मैं आपको बता सकती हूँ कि परसेंटाइल उन सब्जेक्ट्स का निकाला जाता है जिनकी एग्ज़ाम शिफ्ट्स में होती है या एक दो दिन में होती है, मतलब सिंगल डे में कंप्लीट नहीं होती है जिनकी एग्ज़ाम, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल कॉमर्स, मैनेजमेंट, ये सब की परसेंटाइल में मार्क्स आती है एंड परसेंटेज और दूसरे सब्जेक्ट्स की आती है। सो नाउ अगर आपने जेआरएफ यूजीसी नेट या जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है तो आप क्या कर सकते हो, मतलब इसके बाद आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। तो बहुत सारी जॉब्स हैं जो आप कर सकते हो, बट यहाँ पे मैंने बेसिक चीज़ ही लिया है कि आप मेन क्या चीज़ के लिए क्वालिफाई होते हो। तो आफ्टर क्लियरिंग नेट एग्ज़ाम
आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कहीं भी अप्लाई करते हो, मतलब मिनिमम एलिजिबिलिटी एक असिस्टेंट प्रोफेसर की होती है यूजीसी नेट क्वालिफाइड। अगर आपने पीएचडी नहीं भी किया हुआ है, अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर चुके हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। एंड इसके बाद आप किसी भी कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाहते हो फॉर पीएचडी, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो आपको ये बेनिफिट हो जाता है कि जो लोग यूजीसी नेट क्वालिफाइड होते हैं उन्हें रिटन एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है। जो पैट का एग्ज़ाम होता है पीएचडी के लिए यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग, वो रिटन एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है। वो आप डायरेक्टली बस आपको इंटरव्यू क्रैक करना पड़ता है एंड देन आपकी एडमिशन हो जाती है पीएचडी में। जो लोग यूजीसी नेट नहीं दिए हुए रहते हैं उन्हें पहले रिटन देना पड़ता है, देन आफ्टर इट उन्हें इंटरव्यू भी देना पड़ता है। बट जिन लोगों का क्वालिफाई हो गया रहता है वो डायरेक्ट इंटरव्यू में जाते हैं। नेक्स्ट, अगर जेआरएफ क्वालिफाई हो गया है तब फिर क्या? तो जेआरएफ अगर क्वालिफाई हो जाता है तो आप जब पीएचडी में एडमिशन लेते हो, तो पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद आपको एक मैंने पहले भी बताया है, पहले स्लाइड्स में भी आपको दिखाया मैंने कि आपको एक क्या मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है। मतलब आप पीएचडी करते हुए आपको एक स्कॉलरशिप भी मिलेगा रिसर्च करने के लिए। जेआरएफ के लिए भी वैसा ही है, डायरेक्ट आपको इंटरव्यू आपका क्रैक हो जाता है। एंड जेआरएफ भी जस्ट सेम है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में। तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वैलिडिटी क्या रहती है नेट या जेआरएफ की सर्टिफिकेट की क्वालिफाई करने के बाद? तो जो नेट की सर्टिफिकेट रहती है उसकी वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम की होती है, इसकी कोई लिमिट नहीं रहती है। आप एक बार क्वालिफाई कर चुके हो तो आप उस सर्टिफिकेट को लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हो, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। बट अगर आप जेआरएफ की बात करें तो जेआरएफ की जो वैलिडिटी होती है वो ओनली 4 ईयर की होती है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। जिस दिन इशू किया गया है उस डेट से आपकी 4 ईयर की वैलिडिटी रहती है, उसी के बीच में आपको पीएचडी में एडमिशन लेना होता है। आफ्टर डैट अगर 4 ईयर्स के बाद आप लेना चाहोगे तो वो सर्टिफिकेट आप यूज़ नहीं कर सकते हो। You have to give the exam again. So that's it guys. हाँ, आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी और क्वेरीज है या कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बिलो एंड मैं आपकी सारी क्वेरीज की आंसर देने की कोशिश करूँगी। और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहेंगे उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। So thank you for watching and stay tuned. And if you like my video, please like, share and subscribe. Thank you.